हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले एमसीक्यूज दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जिसिपी गरिबल्दी बिलोंग टू। जो जिसिपी गरिबल्दी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे इटली से। कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, देयर असर्शन एंड रीजन। आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने हैं एंड फिर आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। तो ये बात क्या है? सही है, दिस इज करेक्ट। उसके बाद है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही जो असर्शन एंड रीजन है आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको अरेंज करना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब ऑप्शंस इसमें गलत दे रखे हैं, तो किसी भी उसमें लगाओगे आंसर तो मतलब मार्क्स जो है वो मिलने थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दे रखा है एक तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एक दे रखा है डिफीट ऑफ नेपोलियन, एक दे रखा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एक दे रखा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डिफीट ऑफ नेपोलियन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और बाकी जो इवेंट्स हैं उनकी डेट मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, अदरवाइज इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लगा लेते हैं। बाकी जो है आपको अपनी बुक से और गूगल से, लेट मी चेक। कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी 1832 में। नेपोलियन का डिफीट हुआ था 1815 में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था 1861 में। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये 1866 में हुआ था। तो इट मीन्स पहला डिफीट ऑफ नेपोलियन आएगा, फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आएगा, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली आएगा, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आएगा। तो सेकंड फर्स्ट फिर थर्ड फोर्थ होना चाहिए था, वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए मतलब ऑप्शन ही कोई सा भी अटेम्प्ट करते तो आपका सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, एक तरफ लीडर्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड। तो इंडियन नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो करेक्टली मैच्ड है वो है जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच क्या करना है? आपको जो करेक्टली मैच कर रखा है ना वो वाला जो है ऑप्शन बस छांट लेना है। तो नॉन मेटेलिक मेटल्स जो है वो लाइमस्टोन होता है, ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। बात सही है। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन एंड जूट। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। ये बात भी क्या है? ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है ना, हमें क्या छाटना है? यहाँ पे रबी क्रॉप्स के बारे में बात बतानी थी। तो रबी क्रॉप्स ये जो है ना, मेज, कॉटन एंड जूट, ये नहीं होता है। ठीक है, इनको तो हैवी वाटर चाहिए होता है, जूट को और कॉटन को भी। कॉटन को तो वहाँ ये महाराष्ट्र साइड उगता है। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ये बात ठीक है। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, ये बात ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, ये बात ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन, जूट, ये रबी क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है? आइडेंटिफाई द सॉइल। कौन सी टाइप की सॉइल के बारे में ये फीचर्स लिखे हुए हैं? इट डेवलप्स इन एरियाज विद द हाई टेम्परेचर
and it is result of intense leaching due to heavy rain and humus content is low. तो ये बात जो है किसके बारे में लिखी हुई है, ये बात जो है लिखी हुई है लेटराइट सॉइल के बारे में। किसके बारे में लिखी हुई है, लेटराइट सॉइल के बारे में लिखी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वीमेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेमिनिस्ट्स। क्या हो जाएगा बेटा, फेमिनिस्ट्स हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ऑल द कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्युलर। कंट्री जो है हमारी क्या है, सेक्युलर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स फॉर द यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो जो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंकरेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन दी न्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। तो ये है एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्री में है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर इज एज फॉलोज। मदर की है 50,000, फादर की है 40,000, सन की है 20,000, डॉटर की है 20,000। तो 20 और 20 40, 40 और 40 80 हो गए, 80 और 50 कितने हो गए, 80 और 50 130 हो गए। तो 130 और ये 1000 और 4 मतलब घर में मेंबर्स हैं। तो इसको हम कैसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 00। तो क्या हो जाएगा, 32,500। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एवरेज इनकम जो है घर में हर मेंबर की एक हिसाब से 32,500 है, मतलब 32,500, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको सम कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। क्या हो जाएगा, ये पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेसेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। तो इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, लिबरलाइजेशन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज। तो अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटीज़ है ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ प्रोस्पेरियस फार्मर्स। जो प्रोस्पेरियस फार्मर, जो अमीर फार्मर होता है, अमीर किसान होता है, उसका क्या मतलब पर्पस होता है, मतलब डेवलपमेंट गोल्स उसके क्या होते हैं। तो उसके गोल्स होते हैं, एक तो हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स मिल जाए उसको, और एक उसको मिल जाए अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ठीक है। तो ये इसके गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेटरल बिफोर लैंडिंग लोन। जब भी कोई मतलब उधार देता है तो बीच में उसको जो है कोलेटरल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ लोन डिफॉल्ट, बाई चांस लोन उसने वापस ना किया देन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे आपको ये जो है देखना है पिक्चर एंड फिर उसके बाद करेक्ट आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट जो है वो गलत है। यहाँ पे हमें ना मतलब ये देखना है कि कौन सा बात सही है। तो जो चीज़ सिर्फ सही है बस मैं वो बताती हूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स क्यों दिमाग में भरने, ठीक है। दिमाग इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता। तो यहाँ पे क्या है, जो सही पॉइंट है वो देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, ये वाला पॉइंट जो है वो सही है, बी ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, ये चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे पिक्चर में। देखो ये डिपॉजिटर्स दिखा रखे हैं और ये बोरोवर्स दिखा रखे हैं। तो पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल मेक विदड्रॉवल्स एंड गेट इंटरेस्ट, एंड
बैंक क्या करता है, द इनकम ऑफ द बैंक इंक्रीजेज, जब भी कोई डिपॉजिट कराता है तो। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर कोई लोन लेता है तो पीपल रीपे लोन्स विद द इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मतलब जो पिक्चर को नहीं देख सकते विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन हैंडल करता है इस चीज़ को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, The Silk Route was a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. Explain the statements with the two examples. So the Silk Routes are the good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. The name Silk Route points to be the importance of westbound Chinese silk cargoes along with this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with the Europe and Northern Africa, and they are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver flowed from the Europe, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए दो मेजर्स बताइए। तो एक्सेसिव कटिंग डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड पेपर प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड नोटबुक्स एक्सेट्रा शुड बी रिसाइकल्ड. Laws should be implemented to save the forest and communities should be made aware about the conservation of forests. ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो टू सर्वे एंड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड लाइफ, स्पेशली देयर नंबर ऑफ ग्रोथ, टू प्रोटेक्ट हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड टू delimit the areas of their natural habitat, to protect the wildlife from the pollution and from the natural hazard. In order to protect animals, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves should be set up and laws should be implemented to save the wildlife. Programs such as joint forest management should be encouraged, ठीक है। सो दिस इज डन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप. Power sharing is good way to ensure the stability of political order. It controls social conflicts, violence and political instability. It helps to unite the nation. A legitimate government is one where citizens through the participation acquire a stake in the system. Power sharing is the very spirit of democracy. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है ये क्या होता है, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स. प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज इन द पब्लिक सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड पब्लिक सेक्टर में रेलवेज और पोस्ट ऑफिसेज आर सम एग्जांपल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या है, द ओनरशिप असेट्स इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज. एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट्स. टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज आर सम एग्जांपल्स. ठीक है, सो दिस इज डन. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो एक तो था रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट, डिमांड ऑफ स्वराज, कांग्रेस सेशन ऑफ 1920s. और भी मतलब पॉइंट्स जो है आप बता सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल अच्छे से. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके क्या कॉजेज थे वो बताने हैं. सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द साइमन कमीशन विद नो इंडियन मेंबर्स, द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय while protesting against the commission and raided the entire nation, operation by British government in response to anti-Simon protest, imposition of salt law, vague offers of Lord Irwin for the domain status, Lahore session of Congress 1929, demand of the Purn Swaraj, ठीक है, and neglecting 7 demands of the Gandhi जी. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर. दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Industrial developments
is a precondition for the eradication of unemployment and poverty from our country. Public sector industries and joint sector ventures in India also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. India has increased and diversified its manufacturing industries quickly to be able to transform their raw materials into a wide variety of finished goods of the higher value. ठीक है, उसके बाद the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. उसके बाद जो next question है वो ये है कि आपको क्या करना है, एनालाइज करना है द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी. एनालाइज करोगे इन रोल पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में. So political parties exercise political power and form the government. Parties contest elections. Parties put forward different policies and programs. Parties play a decisive role in making laws for the country. Parties play the role of opposition. Parties shape public opinion, and parties provide people access to the government machinery and welfare schemes implemented by the government. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स. तो क्रेडिट हेल्प्स टू सेट अप द इंडस्ट्रीज, क्रेडिट हेल्प्स टू स्टार्ट द बिजनेसेस, एंड इट हेल्प्स टू improve the standard of living of the people. In rural areas, credit helps in the development of agriculture by providing funds to the farmers to buy the seeds, fertilizers, expensive pesticides, etc. It helps to generate the employment. Examples may be taken from the story of Salim, or students may provide examples from their day-to-day life also. उसके बाद हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, एक्सप्लेन कीजिए इसको. सो सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द प्रोटेक्शन द पीपल अगेंस्ट पोल्यूशन, ensuring their quality of life and health, conserving the environment which is necessary for the development, and development can be sustained in any economy by using renewable resources such as groundwater, wind energy and solar energy. Groundwater is an example of renewable resources, and these resources are replenished by the nature as in the case of the crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable resources are those which will exhaust after a few years of use. We have a fixed stock on the earth which cannot be replenished. Overuses of resources need to be checked. Conservation of resources for the future generation, and we do discover new resources that we did not know earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get depleted or used. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th century, एक्सप्लेन कीजिए. So ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and clerical privileges. Politically, it emphasized the concept of government by consent. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state, imposed restrictions on the movement of the goods and capital. It also stood for the constitution and representative government through the parliament. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, it also stressed the inviolability of the private property. Yet equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो Britain has not a nation state prior to the 18th century. England had people of many ethnic groups such as English, Welsh, Scot and Irish with their own cultural and political traditions. उसके अलावा the English nation steadily grew in the world, importance and power, and extended its influence over the other nations of the island. In 1688, nation state with England at its center came to be forged. English Parliament seized power from the monarchy. In 1707, the Act of Union between England and Scotland led to the formation of the United Kingdom of Great Britain. England dominated Scotland and Ireland in all spheres, and British Parliament was dominated by the English members. This formation of United Kingdom of Great Britain was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was a long-drawn process. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एनर्जी अ बेसिस रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन कीजिए. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल कुकिंग, लाइट, प्रोपेलिंग व्हीकल्स, रन मशीनरी इन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
Energy is required for the large scale manufacturing that is essential for the economic development. Energy is also required for the development of small scale industries. Energy is required to modernize agriculture and increase the agricultural production. Examples of conventional source of energy are firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas, electricity, thermal, etc. Examples of non-conventional sources of energy are solar, wind, tidal, geothermal, biogas, etc. नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है जो कंज्यूम करने के बाद खत्म नहीं होते एनर्जी, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल, बायोगैस हो गया। और वो रिसोर्सेज जो कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो फायरवुड हो गया, कैटल डंग हो गया, कोल, पेट्रोलियम, मतलब कैटल डंग, केक था, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जो रिन्यू नहीं हो सकते, और रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जो रिन्यू हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि हाउ आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टिबल। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है खत्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वे रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। जो कन्वेंशनल कंज्यूम करने के बाद जो खत्म हो जाते हैं उसको बनने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। दिस टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रेडीली अवेलेबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जो कंज्यूम करने के बाद खत्म नहीं होते हैं। कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। जो कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक सन, विंड एंड अर्थ। और नॉन कन्वेंशनल जो कंज्यूम करने के बाद खत्म नहीं होते हैं वो जनरली जो सोर्स होते हैं वो सन होते हैं, विंड होते हैं एंड अर्थ होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिलेटिवली चीपर। जो कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मतलब रिलेटिवली सस्ते होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर इनिशियली एक्सपेंसिव बट बिकम चीपर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि किसी ने सोलर पैनल लगवाया तो वो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बाद में जब बिजली के बिल नहीं भरने पड़ते तो वो क्या हो जाता है, चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू द हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सस्टेनेबल। जो मतलब नॉन कन्वेंशनल जो खत्म नहीं होते हैं कंज्यूम करने के बाद वो सस्टेनेबल होते हैं, मतलब फ्यूचर को भी वो मिल जाएगा। वेल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट सस्टेनेबल। लेकिन जो हमने कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया कन्वेंशनल सोर्स, वो हो सकता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी often cause air and water pollution and non-conventional source of energy cause less damage to the environment। जो conventional source है मतलब कि जो मतलब कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं, often cause air and water pollution। इससे क्या हो जाता है, एयर और वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होते, वो एनर्जी जो होते हैं cause less damage to the environment। उससे एनवायरमेंट को थोड़ा कम नुकसान पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स अगर हम दें, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फायरवुड। जो कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं उसका एग्जांपल है फायरवुड, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। और एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल जो मतलब यूज करने के बाद खत्म नहीं होते हैं तो वो एनर्जी सोर्सेज हो गए सोलर, टाइडल, विंड और हाइडल पावर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन कीजिए इसको। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो प्रमोट करती है किस चीज़ को, इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स। मतलब अपने लोगों को क्या देती है, ये इक्वालिटी देती है। ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी इनहांस करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है मेथड्स टू सोल्व दी टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स को जवाब देती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकोमोडेट करती है किस चीज़ को, सोशल डाइवर्सिटी को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्ट करती है सिविल, रिस्पेक्ट्स द सिविल एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है। सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की क्या करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, हाउ डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन्स। एक्सप्लेन कीजिए। तो डेमोक्रेसीज ट्राई टू प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ एंड डेमोक्रेसीज कैन बेटर अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन। Democracies usually develop a procedure to conduct their competition and this reduces the possibility of tensions becoming the explosive or violent. Democracies are better able to evolve mechanisms to handle and negotiate the social differences, divisions and conflict.
Democracy is not simply ruled by the majority opinion. Majority works with the minority so that governments function to represent the general view. Democracy promotes dignity and freedom of individuals, promotes equality among the citizens, improves the quality of decision making, provides a method to resolve the conflicts. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है ना वो ये है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. सो ग्लोबलाइजेशन हैज encouraged foreign investments. MNCs set up production close to the markets and availability of skilled and unskilled laborers at low costs. MNCs will choose countries which have policies which enable easy operations. MNCs set up production jointly with the local companies. There is better exchange of technologies. Globalization has increased the interdependence between the countries. Consumers have more access to the global products. Globalization helps the integration of markets of the countries, and it makes countries culturally rich. Sharing technology between the countries benefited human beings, and Cargill Foods, Reliance Industries and other MNCs are the prime examples of industries which are helped to integrate the countries. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, ये केस पूरा पढ़ना है एंड फिर उसके बाद आंसर देने हैं. सो दिस इज हाउ मर्सियर डिस्क्राइब्स the impact of the printed word and the power of reading in one of his book. ये इसका केस का जो है नाम क्या दे रखा है, इसका टाइटल है printed words. We are reading printed words. So this is how Mercier describes the impact of the printed word and the power of reading in one of his books. Anyone who had seen me reading would have compared me to a man dying of thirst who was gulping down some fresh pure water. Lighting my lamp with extraordinary caution, I threw myself hungrily into the reading. An easy eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next without my noticing it. A clock struck off the hours in the silence of the shadows, and I heard nothing. My lamp began to run out of oil and produced only a pale light, but still I read on. I could not even take out time to raise the wick for the fear of interrupting my pleasure. How those new ideas rushed into my brain, how my intelligence adopted them. तो यहाँ पे क्या है ये, हाउ डज द पैसेज रिफ्लेक्ट द इमेंसिव नेचर ऑफ रीडिंग ऑफ मर्शियर. तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, how does the passage reflect the immersive nature of reading of Mercier? Reading was like thirst of fresh pure water. External distractions did not bother him. Pale light even did not affect his attention. Mercier's description of being carried effortlessly from one page to the next by the eloquence of the text highlights the engrossing nature of his reading experience. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि वाई डिड मर्सियर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर. तो मर्सियर बिकेम डीपली इंगेज्ड विद द टेक्स्ट. इट वॉज इमर्स्ड टू द क्रिएशन पॉइंट. ही वॉज कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सो इंटीमेटली दैट ही रीडिंग इट एंड वॉज ऑब्जर्विंग द न्यू आइडियाज. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस मर्सियर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड हिज एंगेजमेंट विद न्यू कॉन्सेप्ट्स. एक्सप्लेन द टू एग्जांपल्स. तो Mercier is so deeply immersed in reading that he loses track of time in running out of oil for his lamp. He mentions new ideas rushing into his brain and his intelligence adopting them. New concepts fueled his ideas and sparked his intellectual ability. Receptiveness towards knowledge was reflected and he was ready to embrace new ideas. He showed willingness to integrate his ideas into the understanding of world. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर से यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये फ्लड्स टॉपिक है, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन. So listen to the radio, TV for the latest weather bulletins and flood warnings. Pass on the information to the others. Make a family emergency kit which should include a portable radio, transistor, torch, spare batteries, a first aid box along with essential medicines, ORS, dry food items, drinking water, matchboxes, candles and other essential items. Keep hurricane lamp, ropes, rubber tubes, umbrella and bamboo stick in your house. These could be useful. Keep your cash, jewelry, valuable important documents etc. in a safe place.
If there is a flood, move along with your family members and cattle to safe areas like relief camps, evacuation centers, elevated grounds where you can take shelter. Turn off power and gas connections before leaving your house. उसके बाद next जो है वो क्या है? During floods, don't enter into the flood waters. It could be dangerous. Don't allow children to play in or near flood waters. Stay away from the sewerage line, gutters, drains, culverts, etc. Be careful of snakes. Snake bites are common during the floods. Stay away from the electric poles and fallen power lines to avoid the electrocution. Don't use wet electrical appliances. Get them checked before use. Eat freshly cooked and dry food. Always keep your food covered and use boiled and filtered drinking water. And उसके बाद keep all drains, gutters near your house clean. Stagnation of water can breed vector या फिर waterborne disease. In case of sickness, seek medical assistance. Use bleaching powder and lime to disinfect the सराउंडिंग्स. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? अब यहाँ पे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. मेंशन द 2 एसेंशियल आइटम्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फैमिली इमरजेंसी किट. तो क्या क्या हो सकता है? पोर्टेबल रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर्स, टॉर्च, स्पेयर बैटरीज, फर्स्ट एड बॉक्स, एसेंशियल मेडिसिन सच एज ORS, एसेंशियल फूड्स, ड्राई फूड आइटम्स, ड्रिंकिंग वाटर, मैच बॉक्सेस, कैंडल्स एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई आर द आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्लड सिचुएशन. तो ऐसा क्यों है? These items are crucial to ensuring survival and maintaining basic necessities during the flood situations. उसके बाद जो next है वो क्या है? In case of flood, what are the recommended actions to ensure the safety to your family and belongings? Describe any two. तो इट इज़ रिकमेंडेड टू मूव टू द सेफ एरियाज अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर्स. उसके बाद टू मूव टू द सेफ एरिया सच एज रिलीफ कैंप्स, इवैक्यूएशन सेंटर्स और एलिवेटेड ग्राउंड्स वेयर शेल्टर कैन बी टेकन. एडिशनली इंडिविजुअल्स शुड टर्न ऑफ पावर्स एंड गैस कनेक्शंस बिफोर लिविंग देयर हाउसेज टू प्रिवेंट द पोटेंशियल हजार्ड्स. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक दे रखा है. सो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देयर आर नाउ अबाउट 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. And this number is bigger than the population of the many countries in the world. Constitutional status for the local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from the realizing the ideal of self-government. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? Analyze the significance of the elected representatives in the panchayats. So इसमें क्या हो जाएगा? The large number of elected representatives in the panchayats and municipalities signifies the extensive scale of the democratic experiment in India. Large number of problems and issues are settled at the local level and direct participation of the people in the decision making and socio-political participation process. उसके बाद next जो question है वो क्या है? In what way has the representation of women in democracy influenced by the constitutional status for the local government? तो इसमें क्या हो जाएगा? It deepens the democracy. Constitutional status for the local government has led to increased representation and voice of the women in democracy. It promotes inclusivity. It promotes gender equality. ठीक है. उसके बाद जो next question है वो क्या है? Next, what has been the impact of granting constitutional status to local government on the democratic landscape of the country? Analyze any two impacts. So, granting constitutional status to the local government is described as having deepened democracy in the country. It has also enhanced women's representation and women's participation in the democratic process. This constitutional recognition has played a role in empowering grassroots governance. It promotes inclusive decision making and solution of local societal issues at local levels. ठीक है. उसके बाद जो next question है वो क्या है? Two places A and B have been marked on the given political outline map of India. Identify them with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them. The place where Mahatma Gandhi broke the salt law. So इसमें क्या हो जाएगा? ये मैप वाला क्वेश्चन है, तो मैप देखते हैं. इसमें देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ. सो द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ वॉज वॉट? तो ये क्या है? डांडी है. क्या है ये? डांडी है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1927. 1927 में ना कहाँ पे हुआ था?
मद्रास में हुआ था, चेन्नई में, कहाँ पे हुआ था? मद्रास चेन्नई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, ये बताओ अब हीराकुंड डैम किधर है? तो हीराकुंड डैम जो है वो है इधर उड़ीसा में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? लेट मी चेक। हीराकुंड बांध महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। तो ये हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में ही है। उसके बाद महानदी रिवर के ऊपर है। और मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे है? तो मुंबई वाला जो है वो हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में इधर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, राजा संसी इंटरनेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? तो राजा संसी वाला जो है वो है यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, इस पंजाब में है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है क्वेश्चन? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नरोरा कहाँ पे है? नरोरा जो है वो यहाँ पे है यूपी में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो बच्चे नहीं देख सकते हैं उनके लिए है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्डर लॉ। तो वो था डांडी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, ये तो हो गया दांडी। एंड नेम द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, तो ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास चेन्नई में। एंड नेम द स्टेट वेयर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? तो वो है उड़ीसा में। एंड नेम द स्टेट वेयर मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेम द स्टेट वेयर राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? पंजाब में। एंड नेम द स्टेट वेयर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हीराकुंड डैम, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारे चीज़ें ये जो हैं इस पेपर में आई हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।